परिषदों की स्थापना की गई थी, एक नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। इसमें सबसे छोटी इकाई क्या होगी? नगर पंचायत, उसके बाद नगर परिषद, सबसे बड़ी जो होगी नगर निगम। ठीक है। और समय समय पर इसमें परिवर्तन भी होता है जनसंख्या के आधार पर। जैसे अभी हाल ही में जो नगर पंचायत था उसको क्या बना दिया गया? नगर परिषद। जो नगर परिषद था उसको क्या बना दिया गया? तो जैसे जैसे जनसंख्या ग्रो करेगी वैसे वैसे इसके स्तर भी बदलते चले जाते हैं। सबके अधिकार क्षेत्र भी अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो 73वां का संबंध किससे हो जाएगा? ग्राम पंचायत से। और 74वां जो संशोधन था उसका संबंध हो जाएगा नगर से। बस इतना आपको याद रखना है। बड़े नगरों में जो प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहा जाता है। शहर को अलग अलग भागों में बांटा जाता है ना। और हर भाग, जितने भी भाग होते हैं उसको देखरेख करने के लिए वहां पे एक वार्ड मेंबर वगैरह जो है वो नियुक्त किए जाते हैं, वार्ड परिषद ये सब बनाए जाते हैं। ठीक है। चलिए शहर की अगर हम बात करें तो कुछ शहरों की स्थिति देख लेते हैं। जैसे 1994 में एक सर्वे किया गया था, बताया गया था कि पूरे भारत में सबसे जो है गंदा शहर कौन सा है। ठीक है। तो उस समय सूरत को भारत का सबसे गंदा शहर के रूप में शामिल किया गया था। क्यों? क्योंकि गंदगी के चलते प्लेग की बीमारी वहां फैली थी। ये 1994 की बात है। ठीक है, याद रखना। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, तमिलनाडु राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है और यहाँ पर धान की खेती क्या होती है? सबसे अधिक होती है। गेहूं की खेती यहाँ नहीं के बराबर होती है लेकिन बहुत कम, नहीं। इसलिए कि लेटेराइट मिट्टी में गेहूं की खेती उतनी ज्यादा नहीं हो सकती है, लेकिन धान की खेती अच्छी होती है। वहां पर कपास और गन्ना की भी खेती होती है। तमिलनाडु राज्य में मछली पकड़ने के लिए बनाई गई नाव को कैटामरैन कहते हैं। जैसे आप ईवीएस में बल्लम वगैरह पढ़े होंगे, है ना, डोंगा पढ़े होंगे, तो उसी तरीके से यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि जो तमिलनाडु में मछली पकड़ने के लिए जो छोटी नाव होती है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है। हाँ, ये सिविक्स में आपको देख लेना है इसको। ठीक है। तमिलनाडु से ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, आगे देखिएगा। नागालैंड के एक फेक जिले हैं, जिला का नाम है, वहां पे सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। इस क्षेत्र में चाखे संघ, चाखे संघ ये एक कम्युनिटी है, समुदाय है, वहां की प्रजाति लोग रहते हैं जो सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। सीढ़ी नुमा समझते हैं ना? हाँ करते हैं। इस समुदाय के लोग सामूहिक खेती भी करते हैं, कम्युनिटी एग्रीकल्चर इसको बोला जाता है। झूम की खेती, स्थानांतरित खेती, है ना, समुदाय खेती। तो याद रखना है कि सामुदायिक खेती, झूम की खेती, ठीक है, ये किस क्षेत्र में प्रचलित है? नागालैंड, पूर्वोत्तर के राज्यों में ये सबसे ज्यादा है। चाय की खेती होती है ना वहां पे, तो उसी तरीके की खेती आप समझ लीजिए। सामूहिक का मतलब है कि किसी खास व्यक्ति का खेत नहीं होता है, बल्कि सभी सामूहिक रूप से उसमें काम करते हैं, सभी का। हाँ होता है। एक तीन बीज वाला जो आप लोग पढ़ते हैं वो सब पूर्वोत्तर की ही बातें हैं उसमें। बस इतना याद रखिएगा, पूर्वोत्तर से संबंधित ये चीजें हैं। खेतीहर मजदूर जून से लेकर के, वहां की बात करें, सेवन सिस्टर की अगर हम बात करें पूर्वोत्तर के राज्यों की, तो खेतीहर मजदूर जो है जून से लेकर नवंबर तक रोजगार प्राप्त करते हैं। बाकी समय उनके लिए जो होती है वो चीज की होती है, बहुत परेशान करता है। ठीक है। हाँ, तो मौसमी बेरोजगारी एक पढ़े होंगे कि कुछ महीने लोग काम करते हैं और कुछ महीने बैठे रहते हैं। तो इस तरह की स्थिति वहां पे होती है। कहाँ? नागालैंड और पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में, क्योंकि सालों भर लोगों को काम नहीं मिल पाता है। ठीक है। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 ये थोड़ा सा देख लीजिए, कभी हो सकता है पूछ दे। तो अनुच्छेद 14 में जो है राइट टू इक्वलिटी है, समानता का अधिकार है। बहुत परेशान करता है, भागिए नहीं रहा। अनुच्छेद 14 में जो है वो समानता का अधिकार है, नहीं कहता है कानून की दृष्टि से देश के सभी नागरिक क्या है? समान है। 15 में कहता है कि यह प्रावधान है कि राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग
या जन्म स्थान के आधार पर किसी तरह का विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(2) में लिखा हुआ है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर 2 कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, एक कहता है कि दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय एवं होटलों या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों या पूर्णतः, भागतः या आंशिक राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुंड, तालाब, स्नान घाट, सड़क और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। बहुत थोड़ा सा लंबा है, आप इतना ही जानिए। आप कहीं जाते हैं सार्वजनिक जगह पर, पुस्तकालय में जाते हैं, स्टेशन पर जाते हैं, गंगा स्नान करने जाते हैं या मंदिर में जाते हैं, कहीं भी इस तरह के क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर आपको कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होता है, सबके लिए समान अधिकार होता है। वो अलग बात है कि मंदिर में जाके कुछ डोनेशन दे देते हैं तो दर्शन पहले मिल जाता है, लेकिन नियमतः संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह का जब मैटर होगा तो वो भी मैटर जो है किस अनुच्छेद से संबंधित होगा? 15 से, 15 के 2 से। ठीक है, हाँ याद रखना। अनुच्छेद 16 सीधा सीधा है अवसर की समानता, किसमें? नौकरियों में, है ना, रोजगार में। ठीक है, इन चीजों में अवसर की क्या होगी? समानता होगी, लेकिन विशेष आरक्षण को छोड़कर नहीं। हाँ याद रखना। अनुच्छेद 17 तो पढ़ ही लिए थे, छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में किया गया है उपाधियों का अंत। कौन सी उपाधि? जो ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने किसी को दिया था। ठीक है, तो वो उपाधि अब हमेशा के लिए क्या होंगे? समाप्त हो जाएंगे। उपाधि का अंत कर दिया गया। किस अनुच्छेद में? 18 में। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम ज्यादा हो रहा है ना, इसको आज पूरा कंप्लीट भी करना है। चलिए, संविधान के अनुच्छेद 326 क्यों महत्वपूर्ण हमारे लिए है ना? बिल्कुल, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा होगा? 326। ठीक है, पहले जैसे मताधिकार की न्यूनतम आयु जो थी वो कितनी थी? 21 वर्ष। 21 वर्ष थी, लेकिन अब 61वां संविधान संशोधन जो हुआ 1989, उसमें जो है मतदान की आयु को घटा दिया गया। कितना? तो 21 से घटाकर कर दिया गया 18 वर्ष। ठीक है, दोनों कंडीशन याद रखिएगा कि प्रारंभ में मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इसे घटाकर कितना किया गया? 18। अनुच्छेद 21 जो है ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ चीज है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई तरह का विवाद हुआ, वाद हुआ, उसमें यह निर्णय दिया है कि स्वास्थ्य का अधिकार, जीवन का अधिकार और मृत्यु का अधिकार, इन सारे मुद्दों से जुड़े हुए जो बातें हैं वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 21 में। एक विद्यार्थी पूछ दिया, सर जीवन का अधिकार, प्राण का अधिकार 21 में है, तो मरने का अधिकार किस में है? स्वाभाविक है, जब जीने का अधिकार उसमें है तो मरने का भी है ना। तो मरने का अधिकार आपको नहीं है, ये जान लीजिए। नहीं, जीने का अधिकार है लेकिन मरने का अधिकार आपको, हाँ, अगर आप मरते हुए पाए गए अनायास, मतलब गलत तरीके से, आत्महत्या जिसको हम कहते हैं, तो अगर मर गए तब तो ठीक है, लेकिन अगर आत्महत्या किए और कहीं बच गए तब तो उल्टा पड़ जाएगा आप पर। एक तो मरे भी नहीं, दूसरा आपके केस भी हो जाएगा, क्योंकि मरने का अधिकार आप पर, मरने का अधिकार आपको है नहीं। ठीक है, जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। किसी खास देश में है, भारत में अभी नहीं मिला है। हाँ, भारत में नहीं मिला है। हाँ, इच्छा मृत्यु नहीं है। भीष्म पितामह के पास था इच्छा मृत्यु। अब तो अगर ऐसा मिल जाए तो कोई मरना चाहेगा? कौन चाहेगा कि हम मर जाए? ठीक है, हाँ, हाँ हाँ, भारत में नहीं अभी तक दिया गया है, अभी तक नहीं दिया गया। चलिए, पूरे विश्व में सबसे अधिक चिकित्सा महाविद्यालय जो है, एक सर्वे किया गया, भारत में है, और यहाँ के डॉक्टर जो है सबसे अधिक डॉक्टर होते हैं। इसके बावजूद हमारे यहाँ स्वास्थ्य की स्थिति इतना बद से बदतर है। मतलब पढ़ने में कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं कि पूरे दुनिया में, है ना, सबसे ज्यादा अगर मेडिकल कॉलेज की हम बात करें, संख्या में, गुणवत्ता की बात हम नहीं करेंगे, है ना,
संख्या की बात करेंगे तो वो इंडिया हमारा नाम आता है। इसके बावजूद जो है हाँ स्थिति स्वास्थ्य का अच्छा नहीं है। देखिए एक सर्वे किया गया था कि भारत में करीब 5 लाख लोग प्रति वर्ष तपेदिक, जिसको हम टीबी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, उससे मरते हैं और लगभग 20 लाख लोग जो हैं वो मलेरिया से प्रभावित हो जाते हैं। ये डाटा है हमारे इंडिया का, ये पहले का डाटा है, अब तो कुछ ज्यादा ही होगा। हालांकि सरकार का प्रयास भी बहुत सराहनीय है। तपेदिक रोकथाम के लिए, कुष्ठ निवारण के लिए जो है स्वास्थ्य सेवा जो है निःशुल्क प्रदान किए जाते रहे हैं और इस पर बहुत ज्यादा नियंत्रण भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुआ है। ठीक है, मलेरिया तो खैर ये तो जागरूकता का विषय है। सरकार तो जागरूक करती है, होल्डिंग लगाती है कि मच्छरदानी लगा के सोएं, है ना। अब लोग नहीं सोते हैं तो उसमें सरकार की क्या गलती है? सरकार खुद जाके मच्छरदानी थोड़े लगा देगी किसी को। ठीक है, वो तो एहतियात बरतने के लिए सलाह ही न दे सकती है। हाँ, लेकिन जो भी कारण रहा हो, लेकिन ये चीजें अभी भी हमारे भारत के लिए सिरदर्द बना हुआ है। ठीक है, याद रखना है इसको। फिर से चलिए, मानने वाला नहीं है, ये पूरा सीटेट का तैयारी आज करके जाएगा मक्खी। चलिए, 1996 में केरल राज्य की सरकार ने यह निर्णय लिया कि राज्य के बजट का 40% हिस्सा पंचायतों को दिया जाएगा। कुल बजट का कितना? 40% पंचायत को दिया जाएगा और गांव के लिए इस जो बजट है इसमें कम से कम पीने का शुद्ध पानी, आहार और स्वास्थ्य और शिक्षा, इन चीजों की उचित व्यवस्था सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत स्टेप है केरल सरकार का, ये 1996 में है ना। और सही बात भी है कि स्थानीय स्तर पे हम जितना शक्तिशाली होंगे, समृद्ध होंगे, हमारा विकास उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखिएगा कोस्टारिका एक जगह है दक्षिण अमेरिका का। कहाँ का है? दक्षिण अमेरिका का। यह पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में सबसे स्वस्थ देश इसको माना जाता है। किसको? कोस्टारिका को। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है उसका संविधान में निहित है, क्योंकि यहाँ पर कई वर्षों पहले यह निर्णय लिया गया कि देश की सेना को समाप्त कर दिया जाए, देश में एक भी सेना नहीं रखा जाए, है ना। और उस पर जो पैसा खर्च हो रहा है, उस पैसा को शिक्षा और स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च किया जाए। निश्चित रूप से मामला जो है बहुत ही अच्छा स्टेप है कोस्टारिका का, है ना। जितने पैसे आप सेना पे खर्च कर रहे हैं, ठीक है, उस पैसा को यदि आप, है ना, विकासोन्मुख कार्यों में खर्च करिएगा तो निश्चित है कि आपका तरक्की दिन दुना रात चौगुना होगा। ठीक है, हालांकि ये एक तरफ निगेटिव पॉइंट में भी है कि आप सेना क्यों नहीं रखिएगा। अगर सेना नहीं रखिएगा तो आपको कोई गुलाम बना लेगा, है ना, ये भी तो बातें हैं। लेकिन उस तरह का उसका विदेशी संबंध यदि अच्छा है किसी दूसरे देश के साथ, और तो उस पैसा को वो यूज वहां ना करके विकास में करता है, तो निश्चित रूप से उसका विकास ज्यादा होगा। तो बहुत अच्छा जो है ये पहल था कोस्टारिका का। हमको लगता है कि अगर पूरे दुनिया में अगर इस तरह का नौबत नहीं आए, युद्ध का नौबत नहीं आए, एक देश दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करे, तो जो पैसा मिसयूज होता है ना, उस पैसा को लोग यूज कर सकते हैं विकास में। तो ये एक एग्जाम्पल है कहाँ का? कोस्टारिका का, जिसका जो कि पूरे दुनिया का एक मिसाल है। थोड़ा सा पानी देखेंगे। चलिए आगे देखिए। आगे है कि चिकित्सा, चिकित्सा पर्यटक किसे कहते हैं? वे चिकित्सा पर्यटक उसे कहते हैं, चिकित्सा पर्यटक उसे कहते हैं जो दूसरे देश से किसी देश में जाते हैं इलाज कराने के लिए, उसको क्या कहेंगे? चिकित्सा पर्यटक। ठीक है, याद रख लीजिएगा। राज्यपाल, अब राज्यपाल के बारे में थोड़ा सा, मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा किया गया है, इसको पढ़िए। राज्यपाल राज्य का क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। किस अनुच्छेद में इसका जिक्र है? 53 में। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या एक राज्यपाल एक ही राज्य का राज्यपाल हो सकता है या दो का भी हो सकता है? दो या दो से अधिक का भी हो सकता है, संभव है ना। हाँ, इसमें 153 में ही स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक राज्य में एक राज्यपाल या दो राज्य या दो से अधिक राज्यों के भी एक राज्यपाल हो सकते हैं। ठीक है, राज्यपाल जो है कब तक जो है अपना पद धारण करते हैं? तो उनको जो नियुक्ति कौन दिलाता है? राष्ट्रपति।
तो जब तक राष्ट्रपति रहते हैं अर्थात राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत उनका कार्यकाल होता है। किनका? राज्यपाल का, याद रखना है। अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल को प्राप्त विवेकाधीन शक्तियों को छोड़कर अन्य कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगा? एक मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रधान उस राज्य का कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, एकदम। 163 में क्या है? 163 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्यपाल राज्य का काम करेगा और उस काम को सहयोग करने के लिए एक मंत्री परिषद होगा और उस मंत्री परिषद का मुख्य कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में? 163 में। अब 164 क्या है? कहता है कि 164 में कहा गया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यपाल के लिए, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल की सलाह लेकर कौन करेगा? मुख्यमंत्री। ये 164 में। आपका 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा राज्य मंत्री परिषद में क्या करेगा? मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत हो सकता है? 15%। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सही और गलत में आपको पूछ सकता है। ये जरूरी है कि 91वां संशोधन जो 2003 में हुआ था, इसके तहत कहा गया है कि राज्य जो है मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत होना चाहिए? अर्थात 15% से ज्यादा संख्या मंत्री परिषद का होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना, नहीं होगा। यही मैक्सिमम होगा, 15% ही आपको रखना है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, हाँ। लेकिन एक चीज और कंडीशन है कि अगर किसी राज्य में सीटों की संख्या कम है तो कम से कम न्यूनतम सदस्य संख्या वाले छोटे राज्यों के लिए कम से कम मंत्री परिषद की संख्या 12 होगी, उससे कम नहीं होगी। यानी मिनिमम 12 होगी और मैक्सिमम 15 से ज्यादा नहीं होगी। याद रखिएगा। एक बहुत मच्छरदानी लगाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, मच्छर बहुत कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विधानसभा के सदस्यों को विधायक या एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए कहते हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर 82%, महिलाओं की साक्षरता दर। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि शिक्षा के मामले में अभी भी महिलाएं पुरुषों से आगे हैं कि पीछे हैं? काफी पीछे हैं, पीछे नहीं काफी पीछे हैं। तो अभी भी बहुत जागरूकता लाना है महिलाओं के शिक्षा के लिए। ये 11 का डाटा था, अभी का डाटा आएगा तो कुछ रेशियो में कमी आएगी। महिलाएं अब बहुत आगे आ रही हैं निश्चित रूप से। ये जो अंतर था, ये अंतर अब काफी कम होते जा रहा है, अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, ये जो है कब आया था? 1961 में। ये था कानून, दहेज नहीं लेना है। दहेज लेना और देना दोनों क्या है? अपराध की श्रेणी में रखा गया है, लेने वाला भी और देने वाला भी। साल जरूर याद रखिएगा, 1961। अब देखिए, दहेज उत्पीड़न जो है या महिला उत्पीड़न या किसी भी तरह से महिला को आप हिंसात्मक व्यवहार करते हैं, इसको रोकने के लिए घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 में संसद के द्वारा पारित किया गया था और इस अधिनियम को 26 अक्टूबर 2006 पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया गया कि महिला को किसी भी तरीके से समाज में जो है आप उस पे उसको परेशान, नुकसान, हिंसात्मक व्यवहार ये आप नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, दहेज वाला 61 में हो गया और ये घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम अगर बात होगी तो ये कब होगा? 2005। इसको लागू कब किया गया? 2006 में। 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षिक संस्थाओं में महिलाओं के साथ होने वाले यौन प्रताड़ना और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। कब? 1997 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह दिया गया था और कहा गया है कि 1980 के दशक में दहेज हत्याओं के विरोध में महिलाओं ने सशक्त आंदोलन चलाया था, है ना, और इसी के अवसर पे 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है।
इसको याद रखना है। महिला दिवस, ठीक है। महिला दिवस कब मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? 8 मार्च को। 14 अगस्त को भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित बाघा बॉर्डर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसमें महिलाएं अधिक संख्या में भाग लेती हैं, है ना। यह बहुत खास बात है। बाघा बॉर्डर कहाँ है? भारत और पाकिस्तान के सीमा पर है, और वहां पर जो ये कार्यक्रम होता है, ठीक है, 14 अगस्त। पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 14 अगस्त को। भारत में 15 अगस्त को, ठीक है। तो वहां पर जो कार्यक्रम होता है उसमें महिलाएं जो हैं वो बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं, ठीक है, बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं। आगे देखिएगा, तवा नदी जो है ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के महादेव की पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी बैतूल शहर से होती हुई 172 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए होशंगाबाद के पास किस नदी में जाके मिलेगी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी एकमात्र भारत की ऐसी नदी है जो किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती है? पूरब से पश्चिम की ओर। और एक नदी और है ताप्ती। ताप्ती देखिए, नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। हाँ, दोनों भी आकार की घाटी से होकर बहती है। वही नदी है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, ठीक है। याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस राज्य में है? उत्तराखंड में, ठीक है। और ये कहां पर है? तो दो नदी के संगम पर। कौन कौन? भागीरथी और भिलंगना। इस बांध का निर्माण कब हुआ? 1978 में, और 2006 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य समाप्त हुआ। बांध की ऊंचाई 261 मीटर है। इस बांध के चलते जो है पुराना टिहरी शहर जल में डूब गया था, है ना। हाँ, और इस बांध के चलते लगभग 100 गांव जो है वो प्रभावित हुआ, विस्थापित हो गए वहां के लोग, ठीक है। तो ये समस्या हुई। स्वाभाविक है, कोई नया चीज होता है तो लोग वहां से विस्थापित होते ही हैं। नहीं, वो विस्थापित वहां से, प्रशांत वो कहिए उधर जाएंगे, ठीक है, इधर से जाइए, उधर से, ठीक है ना। ध्यान दीजिए इस सब पर, थोड़ा सा क्लास चल रहा है उसको लॉक करिए। ठीक है। हाँ, तो हम लोग ये बात कर रहे थे, तो विस्थापन होता है, नया काम कोई भी होगा तो विस्थापन होता ही। अब जैसे कहीं से सड़क गुजारना है, अगर वो बस्ती से जा रही है तो बस्ती को तो उजारना पड़ेगा ना, तो वो चीजें है। ये क्वेश्चन आपको सीटेट के लिए महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि यहाँ पर 100 गांव के लोग विस्थापित हो गए थे, ठीक है, इस बांध के कारण। हाँ, फिर बगल में, हाँ साइड में बगल में कहीं पे बसाया गया उनका। चलिए अगला क्वेश्चन है, जोहान गुटनबर्ग ने किस चीज का आविष्कार किया था? छापाखाना का, प्रिंटिंग प्रेस जिसको आप कहते हैं। कब किया था? 1440 ईस्वी में। और सबसे पहला मुद्रित किताब क्या था? बाइबिल सबसे पहले छापा गया कौन सा किताब? बाइबिल, ईसाई धर्म का धर्म ग्रंथ है। हाँ, अब देखिएगा, टेलीविजन का खोज कौन किया? जॉन एल्बर्ट ने किया था। इसी तरह से रेडियो का कौन किया था? मार्कोनी। कहाँ का था? जर्मनी का। कुछ चीज ऐसी भी हैं जिसको आप याद रखेंगे, हो सकता है पूछे। भारत में पहला रेडियो केंद्र कब खोला गया? 1936 ईस्वी में खोला गया था। और 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर का शुरुआत किया गया था। ऐसे कहता है, टाइपराइटर का खोज किसने किया था? सोल्ज ने। किसने किया था? सोल्ज ने टाइपराइटर। भारत में अगर हम बात करें टाइपराइटर की शुरुआत कब हो गई थी, तो 1940 में। चलिए अगला है, भारत में 1975 से 77 के बीच संचार माध्यमों पर सेंसर लगाया गया था। सेंसर का मतलब समझते हैं? रोक लगाया गया था। संचार समझ रहे हैं? मीडिया चौथा स्तंभ, है ना, तो उस पर रोक लगा दिया गया था। कब? 77 के बीच, 1975 से 77 के बीच। और इस समय अवधि को भारत में, है ना, काली अवधि कहा गया है, ठीक है, ब्लैक डेज कहा गया। क्यों? क्योंकि जब मीडिया नहीं है, संचार नहीं है, तो संप्रेषण कैसे होगा? एक संवाद दूसरे तक कैसे पहुंचाइएगा?
इसलिए इसको है ना काली अवधि कहा जाता है, इस पूरे रीजन को। बी.एन. राव ने 60, अब संविधान के बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन है कि बी.एन. राव ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। किसने? बी.एन. राव ने। और इस प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिस प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। तो बी.एन. राव ने पूरे 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके एक डिजाइन परफॉर्मा है ना तैयार किया, ठीक है, और उसको जो है 7 सदस्यीय प्रारूप समिति में उसको प्रस्तुत किया गया, ठीक है। याद रखना कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। अब कहता है कि भारतीय संविधान जो है बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और इसमें संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। कितना? 284। और ये संविधान लागू कब हुआ? पूछेगा भारत गणतंत्र कब हुआ? जब भारत का संविधान लागू हुआ तो भारत गणतंत्र हुआ। और इस प्रकार भारत एक गणतंत्र देश के रूप में स्थापित हुआ। इसी दिन भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति किनको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, ठीक है। भारतीय संविधान को बनाने में समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। अब वो अलग बात है, इसमें कुछ चीज याद रखिएगा, जैसे कि मूल अधिकार किस देश से लिया गया? अमेरिका से। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया? आयरलैंड से। ये सब याद रखिएगा, ये सब भी क्वेश्चन पूछता है। संविधान के अनुच्छेद 3 में लिखा गया है कि संसद को नए राज्यों के गठन, पुनर्गठन, नाम में परिवर्तन इत्यादि का अधिकार दिया गया। जैसे कोई नया राज्य बनाना है या नाम बदलना है तो ये अधिकार कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। कौन कर सकती है? किस अनुच्छेद में इसका जिक्र है? 3 में, याद रखिए। भारत में संसदीय शासन प्रणाली जो है वो 2 प्रकार की शासन पद्धति के तहत काम करती है। कौन कौन? अध्यक्षात्मक शासन पद्धति और संसदीय शासन पद्धति, ठीक है। अब इसमें आपको पूछेगा क्वेश्चन, अध्यक्षात्मक शासन है तो कैसे हम पता करेंगे? क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रपति भी होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति भी होते हैं। और यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली है, ये क्यों होते हैं? प्रधानमंत्री यहाँ भी होते हैं। तो भारत में राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, दोनों होते हैं? दोनों होते हैं ना। इसलिए यहाँ की जो लोकतंत्र है उसकी ये खूबसूरती है कि यहाँ पे अध्यक्षात्मक शासन पद्धति भी अपनाई गई है और संसदीय शासन पद्धति भी अपनाई गई है, ठीक है। देखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार भारत में मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 75 में, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है 326 में, तो पता ही है क्या है? सार्वभौमिक मताधिकार की चर्चा की गई है। जब संविधान सभा ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृति दिया था, जिस समय उस सभा के सदस्य थे एक अय्यर, उन्होंने कहा था, ये कथन पूछ सकता है आपको, ये अय्यर के द्वारा कथन दिया गया, क्या लिखा हुआ? कहता है, यह कदम जो है आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक और इस विश्वास पर आधारित है। यह राज्य की इच्छा के ऊपर है कि वह किसी प्रावधान को कब लागू करे। अधिकार तो आपको मिल गया, लेकिन निर्भर करता है सरकार पर कि वो कब उसको लागू करे, ठीक है। संविधान के अनुसार राज्य सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन? और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, है ना। हाँ, विधायिका का काम क्या होता है? किसी भी विकास से संबंधित कानून को, विधेयक को बनाना। कानून विधेयक बनाने का काम कौन करेगा? विधायिका करेगा। उस बनाए गए कानून के तहत विकास के कार्य को संपादित या संचालित कौन करेगा? कार्यपालिका। अब जब कार्य संपादित या संचालित होगा तो वो कार्य सही रूप में हुआ या पैसा आया बंदर बांट हो गया, इसका जांच कौन करेगा? न्यायपालिका। तो तीनों का अलग अलग काम है, कानून बनाना, कानून के अनुसार काम करना और कार्य सही रूप में हुआ या नहीं उसकी जांच करना, न्यायपालिका का काम। समझ गए? अनुच्छेद जो है 50 में यह कहा गया है कि राज्य में न्यायपालिका को कार्यपालिका से क्या करेगा? पृथककरण करने का
प्रयास करेगा। राज्य क्या करेगा? कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करेगा, क्योंकि इससे निष्पक्षता बनी रहेगी। नहीं, हाँ। अब है 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा किया गया है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का चर्चा है। सूची कहते हैं विषय को, ठीक है ना। जैसे अपने यहाँ रेल है, डाक है, तार है, जंगल है, वन है, खेती है, ये सब विकास के क्षेत्र हैं। तो किस विषय को कहाँ रखना है, इससे संबंधित जो वर्गीकरण है वो किस अनुसूची में किया गया है ना? तो 7वीं अनुसूची में किया गया है। किस में किया गया है? 7वीं में। टोटल अनुसूची कितने हैं? 12। तो 7वीं अनुसूची में ये विषयों को बांटा गया है। अब इसमें संघ सूची में कितने विषय हैं? पहले 97 था, इसमें 3 जोड़ दिया, कितना हो गया? 100। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61। पहले 66 था, अब 5 घटा दिया, तो कितना हो गया? 61। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52। पहले 47 था, इसमें 5 और जोड़ दिया। यही 5 जो घटाया ना, इसको इसमें जोड़ दिया। यानी राज्य सूची में जो 5 विषय घटाए गए थे उसको किसमें ऐड किया गया? समवर्ती सूची में। तो ये संख्या महत्वपूर्ण हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछे आपका। कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक। चलिए आगे देखिएगा। भारत में राज्य के द्वारा किसी धर्म के मान्यताओं एवं विचारों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। इसी मान्यता के तहत सिख धर्मावलंबियों को हेलमेट नहीं पहनने की छूट दी गई है। एक्सेप्शन होता है कि कानून सभी जगह समान नहीं होते हैं, अगर वो आपके धर्म से अगर मामला जुड़ा हो तब। अब जानते हैं K5 का सिद्धांत जो है किस धर्म में है? बोलिए। K5 ये सिख धर्म में है। जैसे केस, कंघा, कड़ा, कृपान, कच्छा, यही ना K5 का सिद्धांत है। तो ये चीज किससे जुड़ा हुआ है? धर्म से जुड़ा हुआ है, सिख धर्म से, है ना। अगर वो हेलमेट पहनता है, उसको फाइन कर देगा गाड़ी वाला, हेलमेट काहे नहीं पहना है? वो कहेगा हमारा जो पगड़ी है ना, तो उसको छूट दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको हाँ हो सकता है कि अगर धर्म के मान्यताओं एवं विचारों में हस्तक्षेप आपको किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता, वहां से छूट दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे आगे। ने अपने को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया। पूरे दुनिया में सबसे पहला देश जिसने स्वयं को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया कौन था? अमेरिका था। अमेरिकी संविधान में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा ही विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हैं या किसी धर्म को ज्यादा महत्व देते हैं, है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं और इस शपथ में ईश्वर की छत्र छाया शब्द का जिक्र होता है। ठीक है, किसी खास धर्म को ज्यादा महत्व और किसी को कम महत्व वहां पे नहीं दिया गया है अमेरिका में। और जानिए दुनिया में सबसे छोटा संविधान किस देश का है? अमेरिका का है। पूरे विश्व में सबसे छोटा संविधान किस देश का है? अमेरिका का। याद रखिएगा, है ना। तब ये नहीं समझिएगा पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा संविधान किस देश का है? भारत का है। अब जहां का संविधान सबसे छोटा हो जरूरी नहीं है कि वो कमजोर होगा। देख ही रहे अमेरिका कितना मजबूत है। हाँ, इस सब बात पर गौर करना होगा। हाँ चलिए, फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया। इस कानून में यह प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी, देखिएगा फ्रांस की बात है, 2004 की घटना है। 2004 कहां? फ्रांस में एक कानून बनाया गया। कहा गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक को प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। ठीक है ना, नहीं आएगा। तो ये हम लोगों के यहाँ भी देखिए ड्रेस कोड लागू होता है ना, मामला बड़ी तूल पकड़ लेता है। लेकिन ये क्यों है? राइट टू इक्वलिटी के लिए है। इतना जान लीजिए, समानता के अधिकार के तहत है कि अगर बच्चे स्कूल में जा रहे हैं तो उनमें ऊंच नीच का बोध ना हो, सब एक साथ एक ड्रेस में जाएंगे, तो इससे इक्वलिटी की बात होगी, समानता की बात होगी। मुख्य वजह यही है, इसीलिए हम लोग ड्रेस कोड लागू करते हैं विद्यालयों में। पेडागोजी का क्वेश्चन भी यहाँ से बनेगा, समानता की बात क्यों करते हैं। ठीक है,
तो इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन है, संसद देश में नियम बनाने की सबसे बड़ी संस्था है। स्वतंत्रता के बाद 1951-52 में पहली बार भारत में प्रथम आम चुनाव कराया गया। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? 1951-52। साउंड उसमें आ रहा है सही से या नहीं आ रहा है, चेक किए कि बंद है? पता नहीं चला। कल से यहाँ पे एक एलसीडी लगा दीजिएगा तो पता चलेगा लाइव है या यूं ही चल रहा है। क्योंकि देखिए आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, अगर इसका लाभ और लोगों को मिल जाए तो क्या हर्ज है ना। और पूरा कंसाइज है, एक साथ हम देने जा रहे हैं क्वेश्चन, तो सबके लिए यूजफुल हो जाएगा। क्या इससे आधारित क्वेश्चन होगा, है ना? हाँ, ये तो क्वेश्चन ही है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, ये क्वेश्चन ही है। प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 51-52, याद रखना है। चलिए 85 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग किया था कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होना चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, हाँ। सबसे पहली बार किस राजनीतिक दल ने यह मांग किया कि विधायिका में जो सदस्य हो वो कैसे हो? मनोनीत न हो, निर्वाचित हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, याद रखिएगा कांग्रेस का नाम। 1909 ईस्वी में जो भारत सरकार अधिनियम आया जिसको कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दिया। नहीं, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का गठन का चर्चा है? बोलिए। 79। और संसद किसके मिलने से बनता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इस तीनों को जब मिलाइएगा तो हमारा क्या बनेगा? संसद। हाँ, राष्ट्रपति को जोड़ दीजिएगा और राज्यसभा को जोड़ दीजिएगा किसमें? लोकसभा में। इस सब मिलकर के क्या बन जाएगा? संसद। अर्थात संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। वेरी गुड। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव 18 वर्ष या 18 वर्ष के ऊपर के मतदाता करते हैं। मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है? पहले कितनी थी? तो 18 कब किया गया? अभी भूल गए आप लोग। 89 था ना, तब 89, तब आप लोग भूल जाते हैं। चलिए, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है वो 545 है। कितना है लोकसभा में सदस्य? कितना होंगे? 545। लेकिन 545 में निर्वाचित कितने होंगे? 543 निर्वाचित होंगे, है ना। और 2 क्या होंगे? मनोनीत होंगे। ठीक है, 2 मनोनीत होंगे। कौन करेंगे मनोनीत? राष्ट्रपति। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 545। लेकिन पूछेगा कि अधिकतम कितना हो सकता है लोकसभा सदस्य की संख्या? 552। अधिकतम हो सकता है कितना? 552। है कितना? तो 545। इसमें चुनाव कितने का होता है? 43 का। मनोनीत कितने होते हैं? 2। कौन करता है मनोनीत? राष्ट्रपति। लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है। लेकिन जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कभी भी लोकसभा को भंग कर सकता है, ये भी बात है। लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है? 5 वर्ष। चलिएगा देखिएगा कुछ घटनाएं हुई हमारे यहाँ। सीट ये जो है ये क्वेश्चन है 17वीं लोकसभा कब हुआ था चुनाव? 17वीं लोकसभा के लिए 2019 में, जिसमें 78 महिलाओं ने लोकसभा सदस्य के रूप में भाग लिया था। हालांकि महिलाओं को वहां हर जगह जो है 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया, लेकिन अभी तक संसद में ये चीज लागू नहीं हो पाया है। ठीक है, वो बिल अभी भी लंबित है। बहुमत प्राप्त दल को राजनीतिक दल या गठबंधन जो लोकसभा में 272 सीट प्राप्त करते हैं उनको राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए, हाँ ठीक है, तो इसका नियम क्या है? सरकार कौन बनाएगा? तो जिस टोटल सदस्य का 50% प्लस 1 आएगा
वो सरकार बनाएगा। नहीं तो 272 को अगर आप 2 से गुना करिएगा तो कितना होगा? 544 544 और कितना है? 543 सीट का ही ना चुनाव होता है ना? तो एक ज्यादा हुआ, 50% से एक ज्यादा नहीं हो गया? 543 प्लस 1 44 हो गया। तो यही याद रखिएगा, मिनिमम कितना आना चाहिए था? 272। जिसको आ जाएगा उसको सरकार राष्ट्रपति बुला लेगा बनाने, बना लेता है। अब नहीं पुरता है तो जोड़ के बनाएगा तो गठबंधन सरकार बनेगा। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे है महिलाओं को लोकसभा में 1/3 आरक्षण देने के लिए कौन सा विधेयक आया था? 108वां विधेयक, 1/3 आरक्षण 33%। लेकिन ये अभी भी मामला जो है लंबित है, पास नहीं हो पाया है ना? हाँ, ये तो बिहार सरकार जो है जो प्राथमिक विद्यालय में नियोजन है या पंचायती राज है या इस तरह के और भी है, वहां पर महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। ये केवल बिहार में है, अलग दूसरे राज्यों में भी किसी में है, लेकिन पूरे देश में ऐसी बात नहीं है। चलिए, 1870 ईस्वी का राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के मनमानेपन की मिसाल था। इस कानून में राजद्रोह की परिभाषा क्या थी? कहा गया था कि इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोधी या आलोचना करता है तो उस पर बिना मुकदमा चलाए उसे गिरफ्तार करके जेल में, जैसे रॉलेट एक्ट था ना, सेम उसी तरह का था ये 1870 वाला। तो ये भी याद रखना, ये पहले था, हाँ 1919 में वो था, उससे पहले ये था। ये जो था रॉलेट एक्ट, उसी को कहते हैं न अपील न वकील न दलील, उसी को संज्ञा देते हैं। अगर आपको पूछेगा कि न अपील न वकील न दलील वाला कौन सा कानून था, तो याद करिएगा रॉलेट एक्ट था। ठीक है, ये तो बता ही दिए थे आपको। अब है कि न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा का अधिकार होता है। अगर न्यायपालिका कोई निर्णय दे दिया है और उसको लगता है कि हम गलत निर्णय दे दिए हैं, ठीक है, तो उसकी वह समीक्षा भी कर सकती है। तो किस अनुच्छेद के तहत करेगी? ठीक है, तो 145 भी प्राप्त है और अनुच्छेद 137 के तहत न्यायपालिका को यह प्राप्त है अधिकार कि वह अपने न्याय के निर्णय की समीक्षा या पुनर्विलोकन भी कर सकती है। तो दोनों याद रखिएगा, न्यायिक पुनर्विलोकन की बात होगी 137, समीक्षा कर सकती है ना, उसकी चर्चा 145 में भी है। अगर देश के किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए हाई कोर्ट भी जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। अगर मूल अधिकारों का किसी का हनन हुआ है तो वह व्यक्ति अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए कहां जा सकता है? उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या दोनों जगह? दोनों जगह। तो अगर वो उच्चतम न्यायालय में जाता है तो किस अनुच्छेद के तहत? 32 के तहत। और अगर उच्च न्यायालय में जाता है तो 226 के तहत। उच्च हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जाएगा छोटा वाला 32 के तहत और हाई कोर्ट में जाएगा बड़ा वाला, डेटा जो है याद रखिएगा 200 के तहत। सारा क्वेश्चन पूछने वाला है, क्या ध्यान में आ रहा है? सब घोर के पिया हुआ था विद्यार्थी सब। एसएसटी जब हम उस समय पढ़ा रहे थे तो ये सब क्वेश्चन जो है, जिसको कंठास्थ नहीं कहिए, कंठाग्र रहता था क्या? हाँ, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, जवाब एकदम मुंह पर, बिल्कुल। और यही सब क्वेश्चन पूछता है। तो जितना चर्चा हम आज अभी कर रहे हैं, केवल इसको एक बार आप सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखना है। हो गया, ठीक है। चलिए, उच्च न्यायालय की स्थापना, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तो अलग अलग समय में हुआ। उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 को किया गया। 28 जनवरी 1950 से ये काम करना शुरू किया गया था। उच्चतम न्यायालय जो है 1950 से लेकर के 1958 के बीच संसद भवन में ही काम यहाँ पर होता था। एक अलग जो 1950 से 58 के बीच जो सुप्रीम कोर्ट काम करता था,
वो किस भवन के अंतर्गत काम करता था? संसद भवन के अंतर्गत ही काम कर रहे थे। उसके बाद फिर वहां से उसको ट्रांसफर किया गया। 1862 में अब हाई कोर्ट में कब कब कहाँ कहाँ का बना उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा कुछ जगह का। जैसे कोलकाता हाई कोर्ट कब बना? 1862 में। मुंबई उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय भी उसी समय बना था। 62 में 3 याद रखिएगा, कौन कौन? कोलकाता, मुंबई और मद्रास एक साथ, ठीक है। उसी तरह से इलाहाबाद उच्च न्यायालय कब बना? 1866 में। और दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो बना 1966 में। इस दोनों में 100 साल का अंतर है। नहीं, अगर बात करें इलाहाबाद का तो 1866 और दिल्ली उच्च न्यायालय की बात करें तो 1966। हाँ, तब अंग्रेज के समय से ही था ना। चलिए महाराष्ट्र में जातीयता और छुआछूत की भावना शुरू से प्रबल रही है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले एक संप्रदाय था जिसका नाम था वारकरी संप्रदाय के संतों ने यहाँ पर छुआछूत को दूर करने के लिए आंदोलन किया था। वारकरी संप्रदाय का संबंध किस स्टेट से होगा? महाराष्ट्र से। और छुआछूत वाली घटना से याद रखिएगा कि अब ये जो वारकरी संप्रदाय था इसमें संत कौन कौन थे? तो जैसे इन संतों में से एक प्रमुख महिला संत भी थी जिसका नाम था सोयराबाई। सोयराबाई यह जो है शताब्दी जाने माने भक्त कवि चोखा मेला की पत्नी थी, है ना। हाँ, ये सोयराबाई। और सोयराबाई किस जाति की थी? महार जाति, महार जाति की थी जिसको अछूत माना जाता था, ठीक है। तो महाराष्ट्र की ये घटना है, याद रखना है। सोयराबाई ने छुआछूत और शुद्धता की सोच पर उंगली उठाते हुए यह लिखा था। सोयराबाई ने लिखा था, स्टेटमेंट है उसका, क्या कि प्रत्येक मनुष्य एक ही ढंग से पैदा होता है, इसलिए ऐसी कोई भी चीज नहीं होती जो एक देह को ज्यादा और दूसरे देह को कम शुद्ध बना सकती हो। ये कहना था किसका? सोयराबाई। कबीरदास जो है 15वीं शताब्दी के निर्गुण मार्गी संत और क्रांतिकारी विचारों के कवि थे। कबीरदास पेशे से क्या थे? बुनकर, जुलाहा जिसको कहते हैं। और बनारस के तट पे न ये पाए गए थे, मिले थे, उसका पालन पोषण किया गया था। तो आज भी बुनकरों का शहर है बनारस, नहीं, उसी पेशे से जुड़े हुए ये भी थे। कबीर की जो कविता है वो परम सत्ता के प्रति उनके प्रेम पर केंद्रित है और उनका यह प्रेम जो है रस्मों और पंडित पुजारियों के चंगुल से आजाद होने के लिए था। उनकी कविताओं में ताकतवर लोगों की तीखी आलोचना है। उसने किसी को नहीं छोड़ा, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबको लताड़ दिया जिसमें भी बुराई था, ठीक है। हाँ, ठीक है। और उन्होंने किस चीज पर ज्यादा बल दिया? समानता और श्रम की महत्ता, मेहनत पर ज्यादा बल दिया, ठीक है। कबीरदास के उपदेशों और वाणियों को कहां पे संग्रह किया गया है? बीजक में। बीजक नामक ग्रंथ में कबीर के वाणियों को सुरक्षित किया गया। अनुच्छेद 23 किस चीज के लिए है? हाँ, कहता है कि किसी भी व्यक्ति से आप बेगार नहीं करवा सकते हैं, है ना। हाँ, या दुर्व्यापार आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बेगार, बलात्श्रम या मानव के दुर्व्यापार पर रोक लगाने का प्रयास किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? बलात्श्रम, याद रखना है, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको किसी भी जोखिम भरा काम में नहीं लगाना है, कारखाना में, खान में या किसी भी जोखिमपूर्ण कार्य में नियोजित नहीं करना है। तो 23 और 24 में दिए गए प्रावधानों का यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उसको भी उसी तरीके से, है ना, अनुच्छेद 35 के तहत, है ना, नियम कानून कौन बना सकती है? संसद, ठीक। देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन बहुत भी आए, लद्दाख में दर्रा है। दर्रा किसको कहते हैं? दो पहाड़ों के बीच के रास्ता को क्या कहते हैं? हाँ, इस तरह से पहाड़ है ना, पहाड़ है, तो इसके बीच से जो रास्ता निकलती है इसी को क्या कहते हैं? दर्रा। इंग्लिश में बोलेंगे तो पास बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पास। हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? दर्रा बोलेंगे, ठीक है। तो लद्दाख क्षेत्र में 3 दर्रा है मुख्य रूप से। एक है जोजिला दर्रा जो है लेह और श्रीनगर के बीच, एक है काराकोरम जो है लेह और तिब्बत के बीच, एक है रोहतांग जो है लेह और मनाली के। तीनों में लेह देखिए कॉमन है, यानी लेह तीनों में है, ठीक है। हाँ, वहां से है ही जुड़ा हुआ। जोजिला होगा, लेह तो आपको याद ही रहेगा,
लेह को मत याद रखिएगा, लेह तीनों में है, तो केवल याद रखिएगा श्रीनगर को। हाँ, जो जिला श्रीनगर, काराकोरम तिब्बत और रोहतांग मनाली, बाकी लेह तो तीनों में कॉमन है, इसको याद रखना। एक पूछा हुआ क्वेश्चन है सीटेट का, पूछता है बराबर। केरल राज्य, केरल जो है भारत के दक्षिण पश्चिम कोना में बसा हुआ एक राज्य है। इसके समुद्र तटीय भाग को क्या कहते हैं? मलाबार। मसालों का राज्य है ना ये केरल। हाँ, केरल में हाँ पश्चिमी तट को मालाबार, कोरोमंडल तट, पूर्वी को क्या बोलेंगे? कोरोमंडल, पश्चिमी को क्या बोलेंगे? मालाबार। केरल में सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी आए थे। ऐसा कहा जाता है कि ईसा मसीह ने अपने 12 धर्म प्रचारकों को विश्व के सभी भागों में, कई भागों में प्रचार प्रसारण करने के लिए भेजा। उसमें से एक व्यक्ति था संत थॉमस, इसको भी उसने भेजा था कहाँ? केरल में। कब भेजा था? ये बात कब की है? 48 ईस्वी के बाद, 48 ईस्वी के आसपास की बात है। तो उसी समय ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए केरल में कौन आए थे? संत थॉमस, याद रखिएगा। उसके बाद पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा ये भी आया था, कालीकट में आया था। कब आया था? 20 मई 1498 को, कालीकट के शासक चमोरिन के दरबार में। कालीकट कहाँ है? केरल में, कलकत्ता में नहीं, कालीकट केरल में है। हाँ, वेरी गुड। चलिए, केरल में प्रयुक्त होने वाले जाल, चीनी जाल जो है, केरल में जो जाल पकड़ने वाला जाल है ना, हाँ, उसको, उसकी समानता चीनी जाल से किया गया है। चीन में जिस तरह का जाल है तो उससे हुबहू मिलता है। और इस प्रकार के जाल को केरल में क्या कहते हैं? चीना वाला। क्या कहते हैं? चीना वाला कहते हैं। और यह केरल में एक विशेष प्रकार के बर्तन भी मिलता है जिसको चीना चट्टी कहते हैं, है ना। हाँ, ये दोनों क्वेश्चन चीन से हमको लगता है कि इसका कनेक्शन था, तो उससे जो है जुड़ा हुआ नाम यहाँ पे मिलता है। चीना वाला जाल को कहते हैं जो केरल में पाया गया है। चीना चट्टी एक प्रकार का खास बर्तन है ना, जो कि केरल में होती है, जिसकी तुलना चीन से की गई है। ठीक है। निचली जाति को हरिजन नाम से संबोधित किसने किया? महात्मा गांधी ने, है ना। हरिजन नाम दिया निचली जातियों को। तो निचली जाति में खास करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति के लिए शेड्यूल कास्ट कहते हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स। ये अनुसूचित जनजाति खास करके आदिवासी लोगों के लिए, ठीक है। हाँ, और अनुसूचित जाति जो ये जो है दलित वर्ग को अनुसूचित जाति कहते हैं। तो इन दोनों वर्गों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किसने किया? ठीक है, भीमराव अंबेडकर जो है वो भी हरिजन में न थे, महार जाति के थे। जन्म कब हुआ था उनका? हाँ, मध्य प्रदेश के इंदौर के नजदीक महू नामक जगह पे उनका हुआ था। अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? सिविक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें तो इनके बारे में विशेष जानना है, चलना है क्या? ठीक, सही, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको ये ज्यादा जरूरी था। संविधान के जनक कौन माने जाते हैं? भीमराव अंबेडकर, ठीक है। लेकिन आपसे पूछेगा कि भारत का संविधान किसने बनाया, क्या बोलिएगा? हाँ, अंबेडकर ने नहीं बल्कि सभी सदस्यों ने मिलकर बनाया, अर्थात आंसर होगा संविधान सभा। भारत का संविधान किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया, ठीक है। याद रख लीजिएगा इनका जन्म कहाँ हुआ, महू नामक जगह पे हुआ था। महू का इंदौर में, इंदौर मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, ठीक है। अंबेडकर ने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना किया था। कब किया था? बहिष्कृत हितकारिणी सभा। इसमें इन्होंने दलित वर्ग में जागृति उत्पन्न करने के लिए मुख्य नायक और बहिष्कृत सभा नाम की पत्रिका भी निकाली थी। यानी अंबेडकर के द्वारा 2 पत्रिका का संपादन भी किया गया था। कौन से पत्रिका? मुख्य नायक और बहिष्कृत सभा, ये 2 पत्रिका भी संपादित किए गए थे। 1927 ईस्वी में मंदिर प्रवेश के लिए एक आंदोलन भी चलाया गया। किसके द्वारा? किसके द्वारा? अंबेडकर के द्वारा।
रहने दो। नहीं नहीं, हो गया, खत्म है, अब नहीं है ज्यादा, अब नहीं, खत्म है। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, अब बचा हुआ है। 26 सितंबर 1932 को गांधी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था, है ना। इसके तहत जो है दलित वर्ग को विधायिका के चुनाव में आरक्षण देने का प्रावधान गया था। ठीक है, तो ये आपको काफी महत्वपूर्ण है। हाँ, गांधी और अंबेडकर के बीच जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था? ठीक है, तो 26 सितंबर 1932 को हुआ था, और ये किस मैटर पे था? तो विधायिका के चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर ये समझौता किया गया था। संविधान सभा में इनकी अहम भूमिका को देखते हुए भारतीय संविधान का जनक इनको कहा जाता है। और यह संविधान सभा में किस समिति के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए, थोड़े बहुत क्वेश्चन और हैं, देख लेते हैं। स्वतंत्रता पश्चात भीमराव अंबेडकर को भारत का प्रथम विधि मंत्री भी बनाया गया था। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण था। स्वतंत्रता के बाद भारत के विधि मंत्री कौन बनाए गए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेहरू जी से इनका मतभेद हो गया था 1951 में, तो मंत्रिमंडल से इन्होंने रिजाइन कर दिया, त्याग पत्र दिया। और अक्टूबर 56 को अंबेडकर ने 2 लाख अनुयायियों के साथ अपना धर्म भी बदल लिया। कहाँ? नागपुर में। कौन सा धर्म ले लिए? बौद्ध धर्म ले लिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, कुछ ही दिनों के बाद 6 दिसंबर 1956 को का देहांत हो गया। ठीक है, तो थोड़ी सी जानकारी ये भी याद रखना है। हाँ, अक्टूबर और दिसंबर की बात। आपसी विवादों का निपटारा करना एवं गलत गतिविधियों में संलिप्त लोगों को दंडित करना न्यायपालिका का मुख्य काम होता है। विधायिका का काम कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका का काम क्या होता है? विधायिका द्वारा, कानून द्वारा किए गए ये सब। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का काम क्या होता है? ये तो याद है ना? हाँ, एक का काम है निर्माण, लागू करना, एक का है जांच करना। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश का जो काम है वही। चलिए, अच्छा है, जैसे याद रखना है याद रखिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है। वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं, और ऐसे जो जटिल निर्णय होते हैं वह निर्णय जो है किसके द्वारा किए जाते हैं? पार्षदों के समूह के द्वारा किए जाते हैं, याद रखना। अब ग्राम सभा के बारे में तो आप पढ़ ही लिए हैं, है ना। ग्राम पंचायत किस चीज में बटा होता है? वार्ड में, और वार्ड में एक पंच भी होता है ना। मक्खी। ग्राम पंचायत तो पंचायती राज वाला में तो देखे थे ना, 3 भाग में जो बांटा गया था। एक पंचायत समिति, एक ग्राम पंचायत और एक जिला परिषद, 3 स्तर थे। 73वां संशोधन और 74वां संशोधन। ठीक है, अब ग्राम के बारे में थोड़ा सा विस्तृत रूप से जानना है कि मुखिया का क्या काम होता है। ठीक है, पटवारी का क्या काम होता है, ये सब थोड़ा सा जानना होता है। ये जरीब। फसलों के उत्पादन के आंकड़ों को तैयार करना और उसको अधिकारियों तक पहुंचाने का काम किसका होता है? पटवारी का, है ना। और यह जमीन मापने के लिए किसका प्रयोग करता है? जरीब का। ठीक है, इसका मतलब है जरीब जो है क्या है? लंबाई मापने की एक इकाई है। अब इसका मान पूछ सकता है कि एक जरीब में कितने फीट होते हैं? 66 फीट। ये कितने गज के बराबर होते हैं? 22 गज के बराबर होते हैं। और एक जरीब में कड़ी कितने होते हैं? 100 गज होते हैं। ठीक है, हाँ, 100 कड़ी होते हैं। अच्छा, अगर पिता की मृत्यु होती है तो उसके संपत्ति में पुत्र और पुत्री दोनों का अधिकार होगा। यह अधिनियम जो है हिंदू धर्म में कब लाया गया? 9 सितंबर 2005 में। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित चिंतक थे। इन्होंने लिखा था कि आप बीती लिखा था, इनके साथ जो हुआ था, कहता है कि दलित वर्ग से संबंधित होने के कारण इनको विद्यालय का प्राचार्य ने विद्यालय प्रांगण की सफाई करवाया था उनसे।
तो वो अपना आप बीती लिखे थे। एक सिनेमा आया था 1975 में दीवार, जिसमें मुख्य अभिनेता कौन था? अमिताभ बच्चन, है ना। हाँ, तो उसने भी इस तरह की बातों को लिखा था। जूता पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर दिया था। वह मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है, इज्जत है, और उसे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए, फेंक कर नहीं किया जाना चाहिए। ये दीवार फिल्म में है। तो उसी तरीके से उसी सेम कंडीशन था इनका भी, ओम प्रकाश वाल्मीकि का, ठीक है, इन्होंने भी विरोध किया था। और इसमें जो है ना थोड़ा थोड़ा जो है पार्क्स के बारे में जो है, ये आपको अमेरिका में हुआ, उसके भी साथ भी हाँ सिविल राइट्स कहा जाता है ना। ये जो है ना कॉमन जो समान अधिकार होता है, जैसे कि श्वेत और अश्वेत में भेद हम लोग कर देते हैं, ठीक है, तो उस तरह की बातों को समाज में न करके समानता की बात की जाती है। तो ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे रोजा पार्क्स की ही बात कर रहे हैं, तो ये असमानता को दूर करने के सब अमेरिका में किया गया प्रयास था, ठीक है। तो जगह जगह पे अलग अलग हम लोग एनसीईआरटी का ये काम होता है कि भारत में अगर यहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ, तो दुनिया में और कहाँ पे क्या असमानता की बात हो रही थी, तो उससे तुलना करते हुए एनसीईआरटी लिखता है। इसीलिए चीजों को अलग अलग देशों में जोड़ करके हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे एमडीएम की हम बात करते हैं, मध्याह्न भोजन योजना, ये भी तो एक प्रकार का उसी उद्देश्य से किया गया कार्यक्रम है, नहीं, पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए भी किया गया था। इसकी शुरुआत सबसे पहले कहां से किया गया था? तमिलनाडु से 1962-63 में किया गया था, और 15 अगस्त 1995 को देश के 2408 प्रखंड में इसको लागू किया गया, जबकि 1998 से इसे सब बाकी जितने भी संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया, ठीक है। हाँ, विकलांगता अधिनियम कब आया था? 1995 में आया था कि विकलांग, अब तो विकलांग को विकलांग नहीं कह सकते हैं, दिव्यांग कह सकते हैं। तो ये सब कानून आता रहा है, ठीक है। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? हाँ, हिमाचल प्रदेश में कम है ना, 68 है, याद रखिएगा। गठबंधन सरकार किसको कहते हैं? जिसमें दो या दो से अधिक कई पार्टी मिलकर के सरकार बनाते हैं, उसी को कहते हैं। ये सब आपको पता ही है। अनुच्छेद 45 जो है क्या है? नीति निर्देशक तत्व में आता है। इसमें कहता है से कम उम्र के बच्चों की देखभाल जो है किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य के द्वारा, ठीक है। अगर किसी कामगार जो है कहीं कार्यस्थल पे महिलाओं की संख्या 30 से अधिक है, तो वहां पर एक आंगनबाड़ी या बालवाड़ी की व्यवस्था सरकार करेगी। ये शिक्षा के अधिकार के तहत है, ठीक है। अब कुछ चैलेंजिंग है, लैंगिक विभेदता जो है उसको दूर करने के लिए देखिए, उत्तर रेलवे की पहली महिला इंजन चालक कौन थी? लक्ष्मी लाकरा, है ना। जब ये स्कूल में पढ़ रही थी, उसी समय इसको कहा गया था कि लड़कियां सभी काम कर सकती है ना, सभी काम नहीं कर सकती है। जैसे रेलवे इंजन का चालक इसको कहा गया था, और यही बन के दिखा भी दिया। कैसे नहीं बन सकती है? बन के दिखा दिया, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। रमाबाई के बारे में जानिए। कुछ महिलाओं ने स्वयं पढ़ना लिखना सीखा है। इसमें से एक नाम आता है रामसुंदरी देवी। ये कहाँ के रहने वाली थी? बंगाल में पाबना जिले के पोटिया गांव में था। इन्होंने स्वयं से अथक परिश्रम करके चैतन्य भागवत चीजों को पढ़ा था, ठीक है। इसी तरह से रमाबाई का नाम आता है कि रमाबाई जो है संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, साथ ही उनको अच्छे ढंग से हिंदू धर्म के बारे में भी पता था, इसलिए इनको जो है पंडिता की उपाधि भी, ये सब VVI क्वेश्चन यही सब पूछता है, पंडिता की उपाधि इनको दिया गया है। किसको? रमाबाई को, ठीक है। हाँ, 1881 ईस्वी में इन्होंने, रमाबाई ने आर्य महिला सभा की स्थापना किया, और इन्होंने से प्रारंभ परेशान होकर बाद में इन्होंने भी अपना धर्म बदल लिया, ईसाई धर्म। जैसे अंबेडकर ने अपना धर्म बदल लिया था, बौद्ध धर्म लिया था, उसी तरह से हाँ इन्होंने भी, रमाबाई ने भी कौन सा धर्म लिया?
ईसाई धर्म। अब चलिए, रुकैया सखावत हुसैन जो थी, ये भी 1910 ईस्वी में कोलकाता में लड़कियों के लिए एक विद्यालय खोला, जो विद्यालय अभी भी चल रहा है। रुकैया सखावत हुसैन का जन्म रंगपुर जिले के मीठापुकुर नामक कस्बे में हुआ था। ये एक बड़े जमींदार परिवार की थी। इनको अंग्रेजी और बांग्ला भाषा सीखने से क्या कर दिया गया था? मना कर दिया गया था, रोक दिया गया था। ठीक है, कि बांग्ला भाषा और अंग्रेजी भाषा आप जो है नहीं पढ़ सकते हो। भी जो उन्होंने काम को आगे बढ़ाया। हाँ बिल्कुल, हाँ तो पत्रिका कहा जाता है। चलिए, रुकैया सखावत जब 1905 ईस्वी में केवल 25 वर्ष की थी, तो उस समय उन्हें अंग्रेजी भाषा के कौशल अभ्यास करने के लिए उन्होंने जो है कहानी लिखा था। उस कहानी का नाम क्या था? सुल्ताना का स्वप्न। ठीक है, इसमें यह कहानी था कि हाँ, एक क्वेश्चन था और पूछता भी है कि इस कहानी की रचना थी। कहानी में क्या बात था? कहानी में था कि सुल्ताना नामक एक स्त्री की कल्पना की गई है, जो स्वप्न में लेडी लैंड नामक एक जगह पर पहुंचती है। लेडी लैंड एक ऐसा जगह है जहां पर स्त्रियों को पढ़ने, काम करने और आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। यानी महिला भी पढ़ सकती हैं, आविष्कार कर सकती हैं, कुछ कर सकती हैं। उस जगह पर सुल्ताना के साथ उसकी बहन सराह भी गई थी। सुल्ताना का स्वप्न बीच में ही टूट गया था और तब उसको वास्तविक दुनिया का पता चला। तो एक कहानी था जिसको लिखा था किसने? रुकैया सखावत ने। एक क्वेश्चन है कि खबर लहरिया कहां से चलता है? उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से। यहाँ पर 8 महिलाओं ने मिलकर ये अखबार शुरू किया है, खबर लहरिया। ये 15 दिन पर छपती है, पाक्षिक। 15 दिन पर जो अखबार छपती है उसको क्या कहते हैं? पाक्षिक कहते हैं। तो ये एक प्रकार का पाक्षिक अखबार है जो लहरी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से चलती है। 8 महिला, ये 15 दिन पर चलती है। 8 महिलाओं के द्वारा इसको शुरू किया गया। 8 पृष्ठ में छपता भी है। ठीक है। सामाजिक विज्ञापन वैसे विज्ञापन होते हैं जो समाज के विकास के लिए जारी किए जाते हैं। ठीक है। हाँ, आंध्र प्रदेश का कर्नूल क्षेत्र किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? कपास उत्पादन के लिए। ईरोड जो है वो किस राज्य में है? तमिलनाडु में। कावेरी नदी के तट पे है। यहाँ पर सप्ताह में 2 दिन कपड़ों का एक हाट लगता है, बाजार लगता है, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर का होता है, इंटरनेशनल हाट। ठीक है। हाँ, ईरोड कहाँ पाया जाएगा? तमिलनाडु। इंटरनेशनल हाट नहीं, बाजार। ठीक है। दादनी व्यवस्था किसको कहते हैं? कहते हैं कि यह व्यवस्था व्यापारी या एजेंट बुनकरों को अग्रिम राशि या पेश की एडवांस दे देता है कि आप पैसा पहले ले लीजिए, मेरे लिए काम करिए और अमुक तिथि तक एक खास गुणवत्तापूर्ण सामान आप बना दीजिए। तो इस तरह का व्यवस्था को क्या कहते हैं? दादनी व्यवस्था, है ना। पेश दादन या दादनी भी बोलते हैं। हाँ, दादनी व्यवस्था भी इसको बोलते हैं। तमिलनाडु में विद्यार्थियों को पोशाक उपलब्ध कराने की योजना को कौन सी योजना कहा जाता है? गणवेश। जैसे पोशाक योजना को तमिलनाडु में क्या कहा जाता है? गणवेश योजना। तमिलनाडु में ओपटेक्स नामक दुकान की श्रृंखला भी सीरीज बनाई गई है। इन दुकानों में बुनकरों के द्वारा जो है निर्मित कपड़े बेचे जाते हैं। ऑप्टेक्स एक प्रकार का दुकानों का श्रृंखला, एक लाइन से दुकान बना हुआ है, उसमें जो बुनकर के द्वारा कपड़ा तैयार किया जाता है ना, वही वहां पे बनाया जाता है। जीनिंग मिल क्या होता है? एक प्रकार का फैक्ट्री होता है जहां पर रुई के गोला और बीज को अलग किया जाता है और यहाँ पर रुई को दबाकर उसका गट्ठर बनाता है। सूती कपड़ा किससे बनता है? वही कपास वाला रुई जो है, तो उसको बीज को अलग करके उसको एक जगह दबा करके इकट्ठा करके पैक किया जाता है। जहां पे ये काम होता है उसी को क्या कहते हैं? चीनी मिल नहीं, जीनिंग मिल। जीनिंग मिल, वेरी गुड। चलिए, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष सर पैथिक लॉरेंस थे और इसके 2 अन्य सदस्य भी थे। उसका नाम था एबी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। 1924 में भारत में पहली बार संविधान सभा की मांग की गई थी, है? और किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है भारत में क्रिप्स मिशन आया था। कब पहुंचा था भारत? 24 मार्च 1940 को। हाँ, और रिपोर्ट दिया था 16 मई 1900। ठीक है। और इसी आधार पर
संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? तो जुलाई 1946 में। ठीक है। भारतीय संविधान का निर्माण जो है संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा किया गया, जिसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? हाँ, तो ये घटती बढ़ती रहती है। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी साथ में था तो ज्यादा थी 324, फिर घट गई, फिर बढ़ गई, तो इस तरीके से ये संख्या घटती बढ़ती रहती है। नहीं, ये तो समय समय पर चेंज हो। हाँ, लेकिन संविधान सभा पर अंतिम में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया गया ये फिक्स था। हाँ, ये फिक्स। चलिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद न बने थे। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब बने थे? 11 दिसंबर 1946 को। 2 दिन का अंतर है। 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, इनका संबंध भी बिहार से, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष, इनका संबंध भी बिहार से। चलिए, याद रखिएगा। संविधान का भाग 3 और अनुच्छेद भाग 3 में जो है 12 अनुच्छेद से 35 तक किस मूल अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका से। संविधान का आत्मा किस भाग को कहते हैं? भाग 3 को। भाग 3 को अर्थात मूल अधिकार को। मूल अधिकार में भी किस अनुच्छेद को? तो 32 अनुच्छेद को। ठीक है, हाँ, याद रखिए। भाग 4 में किस चीज का वर्णन है? नीति निर्देशक तत्व का। कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच तक। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। ठीक है। अच्छा, भारत में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को। हाँ, और इस अंतरिम सरकार में लॉर्ड बेवेल अध्यक्ष बने थे और जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष बने थे। ये भी याद रखना है ना। ये जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को। ठीक है। 30 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में लीग भी शामिल हो गई, मुस्लिम लीग, और उसके 5 मंत्री बनाए गए थे, जिसमें से लियाकत अली खान को वित्त मंत्री बनाया गया था अंतरिम सरकार में। ये भी क्वेश्चन आपके सिविक्स में इसका जिक्र है, इसलिए इसको याद रखना है। नेपाल में 1990 में लोकतंत्र के लिए संघर्ष शुरू हुआ और उसके बाद वहां पर राजतंत्र को सीमित कर दिया गया, लोकतंत्र की वहां पे स्थापना हुई। तो नेपाल में समय समय पर तख्ता पलट हुआ है, नहीं? हाँ, तो याद रखिएगा। सऊदी अरब में जो है गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजा घर बनाने की छूट नहीं दिया गया। सऊदी अरब जो है, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, वहां पर दूसरे धर्म के लोग मंदिर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, हाँ, और न ही किसी के लिए जो है एक जगह पर पूजा के लिए इकट्ठा हो सकते हैं, इसकी वहां पे मनाही किया गया है, याद रखना। अनुच्छेद 25 से 28 तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, चर्चा किया गया है। भारत में कोई भारत का राष्ट्रीय धर्म है कुछ? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी सभी धर्मों को यहाँ पर समान अधिकार दिए गए हैं, सभी मान सकते हैं। लोकसभा को तो क्या कहते हैं? लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य को एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा अस्थायी सदन होता है कि अस्थायी? अस्थायी। और लोकसभा अस्थायी। लेकिन एक चीज जानिएगा कि राज्यसभा जो है, राज्यसभा का कार्यकाल होता है कि नहीं होता है? राज्यसभा अस्थायी सदन है ना, तो कार्यकाल कैसे होगा? हाँ, फिक्स है, उसका कार्यकाल नहीं होता, लेकिन उसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। वो कहता है कि उसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल पर मुक्त होते रहते हैं, और वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 45, जिसमें से 233 का निर्वाचन होता है और 12 सदस्य को चुनित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। अभी तक देखिए कि कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट आया था लोकसभा में, है ना, 543 चुनाव होता है, उसमें 4 सीट जीत गया, 63% वोट आया था उसको। कब? 8वीं लोकसभा में। और उस समय जो है प्रधानमंत्री कौन बने थे? राजीव गांधी, सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। ठीक है।
13वीं लोकसभा का कब गठन हुआ? 1999 में। और इसमें भारतीय जनता पार्टी को कितना सीट मिला था? 183। और कांग्रेस को सीट मिला था 114। ठीक। मंत्रीगण कौन हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, ये बारे में था थोड़ा सा। सचिवालय है, इसमें 2 इमारत होता है, एक होता है साउथ ब्लॉक और एक होता है नॉर्थ ब्लॉक। ठीक है। इसका दिल्ली का जो ये सचिवालय है, इसका वास्तुकार कौन था? हर्बर्ट बेकर और लुटियंस, है ना। हाँ, तो 2 ब्लॉक में बटा है। जो साउथ ब्लॉक है उसमें क्या क्या है? प्रधानमंत्री का कार्यालय है, रक्षा और विदेश मंत्रालय है। जो नॉर्थ ब्लॉक है उसमें क्या क्या है? वित्त मंत्रालय और गृह। आप लोग गए हैं घूमने? क्या नहीं गए हैं? संसद भवन, सचिवालय, हाँ, 2 पार्ट में बटा हुआ है, कभी जाइए तो देखिए। ईवीएम का सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था 1982 में। और देश में जो इस प्रयोग सबसे पहले हुआ था बिहार में। ठीक है। संसद का अधिवेशन में 2 याद रखिएगा, एक होता है शून्यकाल और एक होता है प्रश्नकाल। ठीक है। हाँ, तो 11 बजे से 12 बजे के बीच के समय को प्रश्नकाल कहते हैं और 12 बजे से 1 बजे के बीच को क्या कहते हैं? शून्यकाल। हाँ, देखिए शून्यकाल, ये जब प्रश्नकाल होता है तो इस दौरान संसद सदस्य जो है मंत्रियों से या अपने अन्य सदस्यों से क्या पूछ सकते हैं? प्रश्न पूछ सकते हैं। जब शून्यकाल होता है तो उसके दौरान संसद सदस्य अति आवश्यक प्रश्न को पूछता है ना, उसका जवाब देना ही देना होता है। ठीक है। तो ये था। अच्छा, उच्च न्यायालय जो है एक राज्य का एक ही हो सकता है, एक न्यायालय में 2 राज्यों के भी उच्च न्यायालय हो सकते हैं, जिससे अधिक के भी हो सकते हैं, होते हैं, तब बिल्कुल होते हैं। पंजाब और हरियाणा का साझा उच्च न्यायालय कहाँ है? चंडीगढ़ में है। और देखिए, और तो और असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का भी साझा उच्च न्यायालय कहाँ है? गुवाहाटी में है। PIL क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, है ना, जिसको 1980 के दशक में किया गया था। वैसे आदमी के पास जिसका पैसा नहीं है और उसको कानूनी सलाह चाहिए, तो उसके लिए PIL को कहते हैं, वो दायर किया। जनहित याचिका शुरुआत कब हुई थी? 1980 में। ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन जो है यानी भारत से बहुत सारे लोगों को ले गया था बाहर करवाने के लिए, उसके गन्ना और कपास की खेती के लिए लोगों को, आदिवासियों को मॉरिशस में। आज भी जानिए कि मॉरिशस जो है वहाँ की जो भाषा है वो भोजपुरी है। मॉरिशस की भाषा क्या है? भोजपुरी। सब भोजपुर के लोग वहाँ पर जाकर बसे हैं, है ना। हाँ, वहाँ के राष्ट्रपति भी आए थे एक बार यहाँ बिहार, तो काफी न्यूज में आया था। ठीक है। तो वो लोग गए क्यों थे? काम करने के लिए, बगानों में, चाय के बगानों में, वहीं जाके बस ही गए। तो पूरा पॉपुलेशन ही उन्हीं लोगों का है, तो इसलिए भाषा भी वहाँ का वही है। कुछ विवाद सब है, ये विवाद हुई थी। ठीक है। हाँ, प्रदूषण के लिए ये सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मुकदमे में राज्यपाल न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का भी अधिकार है। ठीक है। हाँ, और 1998 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई फैसलों में यह आदेश दिया कि दिल्ली में डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए और CNG से चलने वाली गाड़ी वहां चलाई जाएगी। तो जो विवाद हुआ था सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991, इसमें यह चर्चा था प्रदूषण मुक्त हवा, पानी, ये भी जो है आपके जीवन के अधिकार, यानी अनुच्छेद 21 से इसका संबंध है, याद रखना। ठीक है। और एक था मुस्लिम अल्पसंख्यकों के स्थिति की जांच करने के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था सच्चर समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र सच्चर।
ये मुस्लिम अल्पसंख्यकों की स्थिति की जायजा लेने के लिए 2005 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, सच्चर समिति जो रिपोर्ट दिया उसमें यह कहा कि मुसलमानों की स्थिति भी अल्पसंख्यकों के जैसे ही है। ठीक है, हाँ, अनुसूचित जाति और जाति के लिए एक अधिनियम अत्याचार निवारण 1989 बना। किए जा रहे भेदभाव और क्रियात्मक कार्यों को रोकने के लिए 16 अगस्त 1989 को पारित किया गया और इसे 30 जनवरी 1990 को लागू कर दिया गया। ठीक है, सफाई कर्मचारी को सुरक्षा देने के 1993 में एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल एक्सपेंडिचर्स कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन प्रोहिबिशन एक्ट पारित किया गया और इस तरह से सिर पर मैला ढोने वाली प्रथा को समाप्त करने के लिए एक कानून बनाया गया था। ठीक है, आदिवासी कार्यकर्ता थे एक सीके जानू, उन्होंने यह मांग किया कि आदिवासियों को उनके निवास के अगल बगल के जमीन पर खेती करने की छूट मिले एवं जंगल के उत्पादों को भी वे अपने उपयोग में ला सके। इसी तरह से एक केंद्र सरकार ने आदिवासियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 पारित किया है और इस कानून की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह कानून जमीन और संसाधन पर अन्य समुदायों के अधिकारों को मान्यता न देने के कारण उनके साथ कुछ ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए पारित किया गया। तो आपको याद रखना है कि ये परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 में आया था, है ना, जिसमें जंगल पर अधिकार किसका होगा, आदिवासियों का होगा, ये बात कहा गया था। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन अब खत्म है। देखिएगा, अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी एक थी यूनियन कार्बाइड, है ना, वह भोपाल शहर के मध्य में कीटनाशक कंपनी की स्थापना किया था। कब किया था? 1978 में यूनियन कार्बाइड कंपनी की स्थापना हुई थी और इस कंपनी का संचालक जो था उसका नाम था एंडरसन। और भोपाल में गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी? तो है ना 3 दिसंबर 1984 को। और इस यह बहुत ही विषैली गैस थी, बहुत सारे लोग जो है इसमें मारे गए थे, है ना। और कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण यह घटना हुई थी। ठीक है, हाँ, तो इस तरीके से जो है इसमें जो मेन क्वेश्चन था ये पूरा एक तरह से होल एंड सोल कंप्लीट हो गया। अब जो है लेकिन यही है कि इसमें धैर्य बना के बहुत कम लोग बैठ पाते हैं, हालांकि चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। और आपके लिए तो और भी बढ़िया है कि एक वीडियो में सारा क्वेश्चन खत्म नहीं, तो अब हम जब भी लाएंगे चाहे वीडियो 5 घंटा का काहे नहीं हो, रेगुलर चलेगा और लगातार चलेगा। ठीक है, और एक दिन में एक सब्जेक्ट का पूरा खत्म। ठीक है, और ये आपके पास रिकॉर्डेड रहेगा, जब मन करे तब सुनिए और जितना बार सुनिएगा आपको याद होगा। ठीक है, तो कल जो है कल भी हम कंटिन्यू करेंगे। कल हमको लगता है ज्योग्राफी करते हैं और टाइमिंग थोड़ा सा आप लोगों को हम सूचना पहले दे देंगे। हाँ, एक दिन में खत्म, हाँ एक दिन में खत्म, बिल्कुल। अब सोच ही लीजिए ना, 6 है 7 है। हाँ, क्वेश्चन भी आता है उससे, हालांकि क्वेश्चन यहाँ से भी आपको मिला होगा, बहुत सारा प्रीवियस ईयर मिला होगा आपको। हाँ, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, कल हम लोग फिर मिलते हैं। टाइम हम आपको बता देंगे, शेयर कर देंगे आपको व्हाट्सएप पे, आप इसमें जरूर शामिल होइए।